ठीक है, सो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं आज का काइनेमेटिक्स के बाद से। तो जल्दी जल्दी से इसमें देखो क्या क्या टॉपिक्स हैं। मतलब पहले तो हम इनके तीनों लॉज की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ में क्या कहा गया और थर्ड लॉ में क्या कहा गया है। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिस्कशन होगा, मतलब इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। नॉर्मल जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स की टेंशन फोर्स क्या होती है, स्प्रिंग में हुक्स लॉ क्या होता है, इस तरीके के कुछ बेसिक पॉइंट्स। मतलब आप कह सकते हो कि आज का जो टॉपिक होना है वो बेसिकली प्रीवियस 2 इयर्स में जो कुछ भी तुम लोगों ने न्यूटन लॉ के बारे में पढ़ा होगा उसको हम लोग सिर्फ एक समराइजेशन करेंगे आज। और फिर नेक्स्ट वाली क्लास से हम लोग थोड़े से एडवांस वाले न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट लॉ इसमें से इस तरीके से है, अगर आप रीड कर पाओ इसमें। मैं उस ट्रेडिशनल लैंग्वेज में फर्स्ट लॉ को नहीं लिख रहा हूँ, जो बुक्स में ट्रेडिशनल लैंग्वेज लिखी होती है ना, मैं वो उस तरीके से नहीं लिखना चाह रहा। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए पहले से ही सब कुछ टाइप्ड है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसका पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, है मैं पीडीएफ फाइल आपके पास आ जाएगी। आप जस्ट इसको समझ लो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है। वो लिखा है यहाँ पर, इट टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। है ना, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की अगर आप बात करते हो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में जो भी डिस्कशन किया गया है दैट इज आइसोलेटेड बॉडीज के बारे में डिस्कशन है इनका, जो भी है फर्स्ट लॉ। अब पूछोगे आपसे कि आइसोलेटेड बॉडी क्या होती है ना, ये भी क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटेड बॉडी किस चीज को कहा जाता है। तो वो नीचे हमने सेकंड नंबर के पॉइंट पर मेंशन कर रखा है कि बाय एन आइसोलेटेड बॉडी वी मीन वन ऑन विच द नेट फोर्स इज जीरो। ऐसी कोई बॉडी मान लीजिए जिसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो आप कह देना कि वो बॉडी जो है वो आइसोलेटेड बॉडी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड बॉडी। जब कभी भी यहां से लेकर के और पूरी मैकेनिक्स में हम जब कभी भी ये टर्म यूज करेंगे, कहीं पर भी अगर हम ये टर्म यूज करते हैं कि आइसोलेटेड बॉडी क्या होती है, तो आप अपने आप समझ लेना कि आइसोलेटेड बॉडी कहने का मतलब ऐसी बॉडी जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। दैट मीन्स उसका कहीं से कोई इंटरेक्शन ना हो रहा हो। ये टर्म हम आगे यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम पर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम पर कई बार ये टर्म यूज किया जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आज हम सिर्फ उन टॉप पॉइंट्स को क्लियर कर दे रहे हैं आपसे कि जिन टर्म्स की वजह से चैप्टर हमें डिफिकल्ट लगता है पहले वो क्लियर हो जाए। मतलब न्यूटन लॉ चैप्टर की वोकेबलरी पढ़ोगे आज, और वोकेबलरी पढ़ने के बाद जब जाकर के हम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, अगर आप ध्यान दो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेज दैट आइसोलेटेड बॉडी। अब आप आइसोलेटेड बॉडी समझ चुके हो क्या है। आइसोलेटेड बॉडी अब आपको समझ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली कनेक्ट करना, थोड़ा सा मैथमेटिकल कनेक्शंस भी लाते चलिएगा। थर्ड पैराग्राफ के अंदर बात हो रही है आइसोलेटेड बॉडी। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको ये कहा जा रहा है कि आइसोलेटेड बॉडी का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ को आप आपस में कनेक्ट कर लो। उसके बाद वो क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिएगा। उसके बाद वो ये कहना चाह रहे हैं कि इट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, moves in the straight line at constant velocity and will continue to do as long as it remains undisturbed। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में क्या कह रहा हूं मैं कि दैट कांस्टेंट वेलोसिटी माइट बी जीरो। सो जीरो वेलोसिटी मतलब बॉडी रेस्ट पे। सो एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी का स्पेसिफिक केस मान लो आप। अ बॉडी एट रेस्ट को आप कह सकते हो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही है, बट उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो जीरो को भी हम अपने कांस्टेंट में इंक्लूड कर लेते। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, आप थर्ड पैराग्राफ आपके न्यूमेरिकल के लिए है। थर्ड पैराग्राफ जो हम यूज करेंगे वो फॉर न्यूमेरिकल हुआ। फॉर न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहे हैं फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ, अगर आप इस थर्ड पैराग्राफ को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हो तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऐसा सिचुएशन न्यूमेरिकल करते वक्त, बिकॉज हम लोग का इंटरेस्ट न्यूमेरिकल्स में है, हम लोग कोई रिसर्च तो आप करने जा नहीं रहे हो, ठीक है, कोई साइंटिस्ट तो बनने नहीं जा रहे हो आप, आपको न्यूमेरिकल करने, जेई का पेपर देना है तो न्यूमेरिकल चाहिए आपको। तो दो बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये लगता है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको ऐसा लगे कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट वेलोसिटी में जीरो भी है, दैट मींस बॉडी एट रेस्ट पे है, तो इसका मतलब कि वो बॉडी आइसोलेटेड है।
कह सकते हो। इसका मतलब वो बॉडी आइसोलेटेड बॉडी है, और आइसोलेटेड बॉडी होने का मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है। एक्चुअल में न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने भी ऐसे ही पढ़ रखा है, बट मैं थोड़ा सा उसको ना पॉइंट वाइज ब्रेक करके ला रहा हूँ आपके सामने। पॉइंट वाइज ब्रेक करके लाने का मेरा पर्पज ये है कि आपको उसका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए और अब कोई भी कंफ्यूजन माइंड में ना रहे मुझे। जी, अभी भी कोई डाउट है तो डिस्कस कर लीजिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ में किसके बारे में बात की जा रही है? काइनेमेटिक्स में और न्यूटन लॉ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में फिजिक्स का कोई लॉ इंट्रोड्यूस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। काइनेमेटिक्स में आज तक आपने कोई एक लॉ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ मोशन की स्टडी करते थे आप। वो मैथ थी, मैथमेटिक्स थी वो। अब आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने जा रहे हो, अब आप एक्चुअल में लॉज पढ़ने जा रहे हो, जहां पर न्यूटन लॉ इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में कुछ और लॉज की बात की जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इनकी, एग्जैक्टली समझना जरूरी है कि लॉ में क्या कहना चाहते हैं वो, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं, क्या डिस्कशन करना चाहते हैं वो। और लॉ समझने का मतलब ये नहीं कि किताब खोली और तीनों लॉ फटाफट रट डाले। जैसे स्कूल का एग्जाम होने वाला होता है ना, तो आप तीनों लॉ पढ़ लेते हो और स्कूल वाले पूछते भी ऐसे ही है, राइट? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने लिख दिया, 5 नंबर मिल गया आपको, आप भी खुश, स्कूल वाले भी खुश कि बच्चा भी आता है, बच्चे को भी आता है, और बच्चे को लग रहा है कि मैं तो अब आज के बाद न्यूटन बन ही चुका हूँ, तो मैंने तीनों लॉ सही लिखे हैं। भाई ये बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पर है, जिसमें कि 0 मीटर पर सेकंड को भी काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स की बॉडी रेस्ट पर है, तो इसका मतलब कि वो बॉडी आइसोलेटेड है। दैट मीन्स कि उस पर आप कह सकते हो कि नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी विल बी 0। और यही चीज लास्ट पैराग्राफ में आपको हाईलाइट कर दी है मैंने। सो अ बॉडी एट रेस्ट, एन आइसोलेटेड बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे वो रेस्ट पे रहेगी। An isolated body moving at constant velocity will continue to move at constant velocity as long as it remains undisturbed। यहाँ पर डिस्टर्बेंस का मतलब जो यहाँ पर है वो फोर्स के साथ है, और कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर डिस्टर्बेंस वर्ड का मतलब है फोर्स, और फोर्स का मतलब है उस बॉडी पर या तो आप उस बॉडी को जा करके पुश करो या उस बॉडी को पुल करो। तो जब तक आप एक बॉडी को पुश या पुल नहीं करते, तब तक वो जीरो वेलोसिटी पे थी तो जीरो वेलोसिटी पे रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहेगी। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ में बात की गई है। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूमेरिकल करने में आप फंस जाते हो। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं फिर बोल दूं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना है कि अगर कहीं पर आपको लगे कि वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है इंक्लूडिंग 0 मीटर पर सेकेंड यानी रेस्ट, तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0। सिंपल सा मतलब है आपके लिए। अब सेकंड पॉइंट पर आओ। यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात की गई है, ध्यान से समझिएगा क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। एक मिनट पहले, आपको प्रीवियस लॉ में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मतलब अगर यहाँ फर्स्ट लॉ में कुछ पॉइंट पूछना चाहते हो तो डिस्कस कर लो। आपको समझना है, मैं फिर बोलूंगा अभी लिखो कुछ भी नहीं आप, क्योंकि मैं आपको ये नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। आप देख लो, अगर इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा तो वो डिस्कस करो, और समझ आ रहा तो मुझे ओके कर दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर आगे। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं तो फिर ओके करिए, सो दैट कि आगे बढ़े। और अगर कंफ्यूजन का कोई पॉइंट स्टैंड कर रहा है यहाँ पर तो वो भी बता दो, ताकि हम लोग इसको मतलब, हाँ जी ठीक है। मेरे ख्याल से सिंपल है फर्स्ट लॉ, बट इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉ है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, वो भी न्यूटन का लॉ है। चलिए नेक्स्ट, फ्रेम क्या है। अब देखो यहाँ पर सुनिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज डिटेल्ड में है, बट आपको समझने के लिए हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। It turns out that it is always possible to define a coordinate system। पढ़ना ध्यान से। It turns out it is always possible to define a coordinate system in which an isolated body moves at the constant velocity, perhaps 0, and such a coordinate system is inertial coordinate system। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अनदर वे ऑफ स्टेटिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ,
दूसरा रास्ता क्या है, अनदर वे ऑफ स्टेटिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ, दैट इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ की थोड़ी सी डिटेल में चलो आप। एक तो उन्होंने कह दिया कि अगर बॉडी 0 मीटर पर सेकंड पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी पर है तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन वहीं से उसका एक और मतलब निकलता है कि इस दुनिया में इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, इस दुनिया में इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, और यही न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ के थ्रू समझाना चाहते हैं। फर्स्ट लॉ के थ्रू उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इंपॉर्टेंस बताई है। बाय द फर्स्ट लॉ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, उसके बारे में बात की है कि क्या होना चाहिए। थर्ड लाइन आप देखो, इट इज वर्थ पॉइंटिंग आउट दैट नॉट ऑल यूजफुल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर इनर्शियल। सारे तो इनर्शियल नहीं हो सकते ना, कुछ फ्रेम इनर्शियल होते हैं और कुछ फ्रेम हमारे लिए नॉन इनर्शियल है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है यहाँ पर एलिवेटर का एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ, देखिए इनका क्या कहना है कि इफ आई एम स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर दैट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड and if we define a coordinate system that moves with the elevator, that coordinate system is accelerated with respect to the observer who is at rest. जानते हो क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहां पर लाइन पढ़िएगा, थर्ड लाइन पढ़िएगा, थर्ड लाइन, इन दैट एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एन आइसोलेटेड बॉडी वुड नॉट मूव एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये अपने लॉ को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं? क्या न्यूटन यहां पर अपनी फर्स्ट लॉ को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट लॉ में तो उन्होंने इसी के बारे में बात की है। फर्स्ट लॉ में तो ये यही कह रहे हैं कि अगर बॉडी आइसोलेटेड है तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगी, आइसोलेटेड बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगी, ये इनका कहना है फर्स्ट लॉ में। और यहां पर आपसे वो स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं मैं, इन द एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड आइसोलेटेड बॉडी वुड नॉट मूव एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। वुड नॉट यहां पर चेंज हो गया, वुड नॉट मूव एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, जबकि आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड बॉडी वुड नॉट मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और प्रीवियस पेज पर यही स्टेटमेंट उल्टी तरीके से लिखा हुआ है, आइसोलेटेड बॉडी मूव्स एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यार आइसोलेटेड बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है। उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जहां से आप उस बॉडी को वॉच कर रहे हो, वो एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका ये कहना है कि मान लीजिए अगर आप किसी एलिवेटर के इनसाइड की बात करते हो, इनसाइड द एलिवेटर, जो पैराग्राफ लिखा है वो ये कहना चाह रहे हैं। और यहीं से आगे चल करके ना आपको आइडिया लगेगा स्यूडो फोर्सेस के बारे में, कि स्यूडो फोर्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब न्यूटन लॉ के चैप्टर में स्यूडो फोर्स नाम की चीज लाने की जरूरत क्या पड़ गई मुझे? अभी ये दो स्टेटमेंट आपस में कंट्राडिक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, दोनों ही कंट्राडिक्ट हो रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, मान लो ये लिफ्ट को कोई एग्जांपल है और वो ऊपर एक्सेलरेटेड है और उसके इनसाइड कोई बॉक्स है, मोस्ट फेमस एंड कॉमन एग्जांपल सबको पता है आप में से। तो इनका ये कहना है कि चलो इन सारी सिचुएशन को ग्राउंड से अगर हम देखते रहें और अगर एक्सेलरेशन में चल रहे हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कि लिफ्ट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अगर हम लिफ्ट को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी काइनेमेटिक्स के थ्रू। और बॉक्स जो है वो लिफ्ट के थ्रू, बॉक्स को लिफ्ट के थ्रू आप कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो। मतलब जो लिफ्ट है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि इट इज द कैरियर, द कैरियर ऑफ बॉक्स, बॉक्स को कैरी कर रहे हो आप। तो जो कैरियर होगा उसमें ऑब्वियस से बात है कि अगर लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर बॉक्स की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं है। इनका ये कहना है कि भले हम उस बॉक्स को टच नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो कोई आदमी उस बॉक्स को पुश नहीं कर रहा, कोई पुल नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं हो रहा उसके साथ। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि जो न्यूटन की लॉज हैं, जितने भी न्यूटन की लॉज हैं, ये आपको पता है, पहले से पता है, वो सब आप लगाओगे इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अभी हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, अभी आज के दिन में और अगले 1-2 दिन तक जो कुछ भी आप पढ़ोगे इन दिस कोर्स, वी विल कंसंट्रेट ऑन द इनर्शियल फ्रेम ओनली।
अभी हम कभी भी अभी हम लिफ्ट का एग्जांपल या एक्सेलरेटिंग फ्रेम का एग्जांपल नहीं लेंगे, और आपसे भी मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन के बीच में आप ये गलती मत करना, न्यूमेरिकल के बीच में ये मिस्टेक आप ना करिएगा कि जबरदस्ती अपने हिसाब से आप ले लो। यानी हम इस पूरे चैप्टर के अंदर अपना ऑब्जर्वर यानी कि फ्रेम ग्राउंड पर लेकर के ही पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। ये मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग स्यूडो फोर्स पढ़ चुके हो, तो तुम्हारी आदत है वो बीच बीच में कूदोगे जरूर, न्यूमेरिकल के बीच में जबरदस्ती तुम स्यूडो फोर्स लेके कूद जाओगे। तो मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरे से आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्यूडो फोर्स के बारे में कोई बात ना करिएगा, या फिर कोई क्वेश्चन में हम उसको अप्लाई भी नहीं करने वाले। फिलहाल अभी जो मेरा टॉपिक है, ये क्लास 11th होती तो मैं ये सब नहीं करता, लेकिन आप लोग को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग ज्यादा जानकार हो, है ना, पहले से सब पढ़े बैठे हो। तो मैं कोई क्वेश्चन दूंगा, आप बीच में घुस जाओगे स्यूडो फोर्स को लेकर के। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर में मैं स्यूडो फोर्स का कोई यूज नहीं करने जा रहा, और आप भी ना करिएगा। मतलब अगले 2 दिन के लिए एटलीस्ट स्यूडो फोर्स अपने दिमाग से निकाल दो। उसको हम अलग डिस्कस कर लेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे, अभी नहीं, इस चैप्टर में नहीं। चलिए सेकंड लॉ पे आइए। सेकंड लॉ में भी क्लियर है, साफ साफ कह रहे हैं। सेकंड लॉ, व्हाट इफ द बॉडी इज नॉट आइसोलेटेड, अगर बॉडी आइसोलेटेड नहीं है तो। भाई फर्स्ट लॉ में आइसोलेटेड बॉडी की बात की गई, व्हाट इफ द बॉडी इज नॉट आइसोलेटेड का मैथमेटिकल मतलब क्या हुआ? व्हाट इफ द बॉडी इज नॉट आइसोलेटेड, इस लाइन का अगर आप मैथमेटिकल मीनिंग निकालना चाहते हो कि इसको मैथमेटिकली क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए पीछे हम लोगों ने आइसोलेटेड बॉडी का क्या कहा था। आइसोलेटेड बॉडी वी मीन नेट फोर्स जीरो, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो फिर नॉट आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, फिर नेट फोर्स इज नॉन जीरो। ये न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं कि अगर किसी बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा, तो उसका आंसर है इट विल एक्सेलरेट इन प्रपोर्शन टू दैट फोर्स। सीधा सा लॉजिक है जिसको आप आगे चल करके इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हो एफ इक्वल टू एम ए के फॉर्म में, कि अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो नहीं है फिर वो एक्सेलरेट कर रही होगी। अब आप इसको रिवर्स बोलो, आप इसको रिवर्स वे में कह देना, आप इसको रिवर्स वे में कह दो कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है, नाउ इन अदर वर्ड्स द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द फोर्स, सुनते जाइए अब ध्यान से, सिंपल है, आता है आपको। इन अदर वर्ड द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज द मास एफ इक्वल्स टू एम ए। ये सब ऐसे लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहां पर जो बात हो रही है, मतलब ये पैराग्राफ एज सच एक्सप्लेन करने के लिए है कि फोर्स एक रियल फिनोमिना होता है, मतलब एक बॉडी के ऊपर कोई पुश होना चाहिए, कोई पुल होना चाहिए, अदरवाइज बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज सब लोग फेमिलियर हो आप इससे। ये न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन एक्चुअल में देखो क्या है ना कि एफ इक्वल टू एम ए एग्जैक्टली सेकंड लॉ नहीं है। एफ इक्वल टू एम ए जो है वो एग्जैक्टली न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है। ये मैंने जानबूझ करके ये लिखा है क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछता तो आप भी यही कहते। अगर मैं पूछ लेता कि न्यूटन सेकंड लॉ बताओ, तो पूरी क्लास एक ही बात कहती, एफ इक्वल टू एम ए। रेट ऑफ माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है ना, 11th 12th से आपके माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि आप अपना लॉजिक लगाते ही नहीं हो, जो बताया टीचर ने सुन लिया, पढ़ लिया, हो गया। ये तो ये कांस्टेंट हाँ, मास जी 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 जी, ये स्पेशल फॉर्म नहीं है, मतलब ये जनरलाइज फॉर्म नहीं है, देखिए इसका जी। हाँ जी सहर्ष पांडे, बट क्या है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म तो है ही है। ज्यादातर आप किसी से पूछो न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए है, न्यूटन सेकंड लॉ पूछो, आप पहला जवाब आपको यही मिलेगा, फर्स्ट जवाब। किसी किसी से पूछ के देख लेना, वो पहला जवाब आपके सामने आएगा एफ इक्वल टू एम ए। तो ये मैं यहाँ पर अगले पेज पर स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ क्या है, कि the second point I want to make is that the statement of Newton's second law F equals to ma is actually a special case। मैंने यही लिखा भी है देखो आपके लिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लेक्चर को डिले करने का रीजन ये भी था कि लैपटॉप पर प्रिपेयर करना था सब कुछ, तो ये भी एक रीजन है कि F इक्वल्स टू एम ए जो आप कह रहे हो वो स्पेशल केस है, वो जनरलाइज केस नहीं है।
किस चीज का स्पेशल केस और किन कंडीशंस में लगेगा ये, F इक्वल टू में किन कंडीशंस में लगता है, किन कंडीशंस में वर्क नहीं कर सकता ये। स्पेशल केस ध्यान रखना, मतलब जनरल केस नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसमें। दो बातें नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस नहीं है इसका। देखिए इसका स्पेशल केस क्या है, सेकंड पैराग्राफ देखो, इट इज, सेकंड पैराग्राफ सुनिएगा आप, इट इज फॉर स्पेशल केस ऑफ व्हाट, किसके लिए, सबसे पहले तो पॉइंट मास हो आपके पास, स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट पॉइंट मास। अगर पॉइंट मास नहीं है फिर ये लॉ काम नहीं करता, फिर ये लॉ किसी और तरीके से काम करेगा। पॉइंट मास मतलब ऐसा मास जिसका साइज नहीं होता कोई, ऐसा मास जिसमें कोई साइज नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे एक ऑब्जेक्ट रॉड के फॉर्म में है तो रॉड की लेंथ होती है, ऑब्जेक्ट स्क्वायर प्लेट के फॉर्म में है तो उसमें एरिया होगा, ऑब्जेक्ट स्फीयर के फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है तो उसमें वॉल्यूम होगी। कहने का मतलब आप एक ऐसा मास ले जिसमें ना तो कोई लेंथ हो, ना कोई एरिया हो, ना कोई वॉल्यूम हो। पॉइंट मासेस की बात हो रही है, पार्टिकल्स की बात हो रही है। अगर जो मैंने अभी नाम लिया आपको, रॉड, ठीक है, स्फीयर, डिस्क, सिलेंडर, याद करिए कौन से चैप्टर में पढ़ते हो इनके बारे में आप, कौन सा वो चैप्टर है जहां पर आपको इन बॉडीज के बारे में पढ़ाया जाता है? रोटेशन। समझ लीजिए रोटेशन में। क्यों पढ़ते हो रोटेशन में? क्योंकि उन कंडीशंस में बॉडी का मोशन जनरलाइज हो जाता है, बॉडी ट्रांसलेट करने के साथ साथ रोटेट भी कर जाती है फिर, और वहां पर हमें न्यूटन लॉ थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाना पड़ता है। और यही गलती हो जाती है कि यहाँ पर न्यूटन लॉ पढ़ते पढ़ते आप इतने हैबिचुअल हो जाते हो कि आप स्फीयर में भी वैसे लगाने लगते हो, रॉड में भी वैसे ही लगाने लगते हो, कहानी खत्म। सो यहां पर आपसे कह रहे हैं कि जनरली न्यूटन, यहां पर देखिएगा सेकंड लॉ इज रिटन इन द डेरिवेटिव फॉर्म, मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो इस तरीके का है, दैट एफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डीपी बाई डी। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब एक और मोमेंटम होता है, आगे चल करके पढ़ोगे आप, एंगुलर मोमेंटम। बट जब तक रोटेशनल मैकेनिक्स को आप हम स्टार्ट नहीं कर रहे, देखिए जब तक रोटेशनल मैकेनिक्स वाला चैप्टर नहीं आता तब तक मोमेंटम वर्ड का मतलब आप लीनियर मोमेंटम से निकालोगे। मोमेंटम मतलब लीनियर। जब हम रोटेशनल वाला पढ़ने लगेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे, तब हम मोमेंटम के आगे स्पेसिफाई कर देंगे कि लीनियर वाला है या फिर एंगुलर वाला है। बट क्योंकि अभी सिर्फ एक ही मोमेंटम है इसलिए उसको मोमेंटम लिखते हो आप, बट एक्चुअल में ये लीनियर मोमेंटम कहते हैं इसको, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और इसमें भी आएगा। अब आप बोलोगे मोमेंटम और इम्पल्स पढ़ा दो मुझे, तो मोमेंटम और इम्पल्स हम यहाँ पढ़ाने वाले नहीं, यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाले। मोमेंटम और इम्पल्स हम पढ़ाएंगे आपको वर्क एनर्जी चैप्टर के बाद, वो स्पेशल चैप्टर रहेगा, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स एंड कोलिजन्स। तो वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा हमारा। मतलब आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ताकि आप कभी अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, मान लो किसी किताब से, और मोमेंटम का क्वेश्चन आ जाए तो आपको छोड़ देना उसको, आप वेट करिएगा जब उसका चैप्टर हो जाएगा तब कर लेना उसे, क्योंकि बुक्स में काफी उल्टा सीधा अरेंज है। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लो, है ना, अभी के लिए कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है जी, ये पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट फॉर ए पॉइंट मास, ये पॉइंट फॉर ए पॉइंट मास इट इज डिफाइंड एज मास टाइम्स द वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अभी फिलहाल के लिए इतना देख लो आप, और मोमेंटम का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए ये पॉइंट्स आपकी नॉलेज में बता दे रहे हैं सब कुछ क्या क्या होता है, क्योंकि चैप्टर को हम स्टार्ट करें उसके पहले इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लो आप। वो सलमान खान वाला डायलॉग कि मुझसे उलझने से पहले मेरे बारे में पूरा जान लेते आप, तो यही न्यूटन लॉ का भी डायलॉग है कि मेरे से उलझने से पहले मेरे बारे में पूरी तरीके से जान लो, तब आप मेरे क्वेश्चंस लगाइए। इस पैराग्राफ को देखो, आखिरी पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, क्या कहना चाह रहे हो? सेकेंड लॉ कैन बी जनरलाइज टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या मतलब होता है यार सिस्टम ऑफ पार्टिकल का? इसको क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब किस चीज की बात की जा रही है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो रॉड है, डिस्क है, सिलेंडर है,
स्फीयर है, इसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, एक सिंगल पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। या फिर ऐसा कोई चीज जहां मास फ्लो करे, तो मास फ्लो करे ये कहां पर होगा, फ्लोइंग मास। आप इसमें विंड का एग्जांपल ले लो, पानी का एग्जांपल ले लो, पानी फ्लो करता है, वाटर इन पाइप, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगी यहाँ पर, बर्नौली वाला प्रिंसिपल। तो वाटर इन पाइप, ये सब आपको क्लियर कर दे रहे हैं। हवा चल रही हो, या फिर मास ऑफ समथिंग इज चेंजिंग, यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा मास ऑफ समथिंग इज चेंजिंग, रॉकेट प्रपल्सन, वेरिएबल मास सिस्टम। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पर F इक्वल्स टू एम ए वर्क नहीं करेगा। इनमें आप F इक्वल टू एम ए लगा करके अगर क्वेश्चन करोगे तो गलत हो जाएगा, वहां पर आपको जनरल फॉर्मूला लगाइएगा, जनरल फॉर्मूला लगाइए। और जनरल फॉर्मूला ये है F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये जनरलाइज है, तो ये रखना ध्यान में। और सर ये ऐसे ध्यान में रहेगा नहीं, मैं बताऊं आपको, आप जितना मर्जी ध्यान बना लो, ध्यान में रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हो F इक्वल्स टू एम ए के कि आपको न्यूटन लॉ उसके आगे दिखता ही नहीं है। रॉकेट चलेगा तब भी F इक्वल टू एम ए, हवा चलेगी तब भी F इक्वल्स टू एम ए, पानी बहेगा तो भी F इक्वल्स टू एम ए, मतलब उसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं कभी, और फिर कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं हुआ हमसे। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर वेलोसिटी और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर की तरीके से करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे, तो अभी तो फिलहाल नहीं करने जा रहे हैं, इस वो आगे देखो नीचे लिख दिया, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम अभी सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे, 2 लेक्चर्स के बाद इस सब पर आ जाएंगे, एडवांस वाले पे आ जाएंगे। जी जी जी। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि हो सकता है कि आपका ये सिलेबस चलते चलते मैं रोटेशनल मैकेनिक्स को यहीं पर टच करूं, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, हो सकता है। ठीक है, ये अबाउट सेकेंड लॉ हो गया, ना फाइनली थर्ड लॉ। बाकी तो ये थर्ड लॉ बिकॉज वो सिंपल है कि वो फोर्सेस के बारे में है कि फोर्स अकेला कभी नहीं आता, दुनिया का कोई फोर्स इकलौता नहीं होता, वो हमेशा पेयर में आता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑलवेज कम्स इन इक्वल एंड द अपोजिट पेयर्स। ठीक है, जुड़वा होते हैं, मतलब फोर्स हमेशा जुड़वा होते हैं, ऐसे मान लीजिए, ये कभी सिंगल नहीं आता, ट्विंस होते हैं ये। तो एक फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी आएगा, उसका पेयर जरूर होगा, और उसी को एक्शन एंड रिएक्शन लॉ में कहा गया है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पलट करके उतना ही फोर्स पहली बॉडी पर दे देगी। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो इसको भी हम चैप्टर के बीच में ही आपको डिटेल में समझा देंगे, बट मेन पॉइंट आपके सामने सेकंड लॉ का था कि F इक्वल टू एम ए जी न्यूटन का जनरलाइज लॉ नहीं है। अगर कोई पूछे आपसे कि जनरल लॉ न्यूटन का कौन सा है, तो वो F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी है, दैट इज फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो लॉ है। F इक्वल टू में स्पेशल केस है पॉइंट मासेस के लिए, मतलब कि ऐसे मास जिसका कोई लेंथ नहीं हो, साइज ना हो, शेप एंड साइज नहीं होना चाहिए उसमें। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हमने लॉ समझ लिए, न्यूटन के लॉ समझ गए। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा यार, समराइज कर देने इस टॉपिक को। अब लॉज इतना ही है, बट आपके लिए फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितनी भी ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, ऑल ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम रखेंगे। जितनी भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इनर्शियल फ्रेम। दूसरा, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या ग्राउंड इनर्शियल है, क्या हमारा अर्थ इनर्शियल है। नहीं नहीं सर। तो फिर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन अभी तक तो यही कहते आ रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम में रहो, तो फिर हम अर्थ की ऑब्जर्वेशन को न्यूटन लॉ में लगा नहीं सकते। ये भी एक पॉइंट आ रहा है यार, कि जब अभी तक यही समझ में आ रहा था कि न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम्स में काम करते हैं, तो हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में क्यों लगाते हैं उसको, क्या जरूरत है अर्थ के रिस्पेक्ट में लगाने की। सर क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं अर्थ के लिए। ना, ये रीजन नहीं है, रीजन सर ये नहीं क्योंकि है। हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दी गई होती है वेलोसिटी। जी नहीं, वो भी रीजन नहीं है। देखिए लॉ, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको लॉ बहुत कायदे से समझना पड़ता है। लॉ हम लोग अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं,
देखिए अर्थ के दो मोशंस हैं, अगर आप ध्यान दो ना, तो अर्थ दो तरीके से मूव करती है। एक तो वो अपने ऑर्बिट में है, और एक अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है। दो तरीके से होता है ना, एक अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है और दूसरा वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करता है। कितना कितना इनका टाइम पीरियड होता है, अगर आप बताओ अपनी एक्सिस पर, मतलब अपनी एक्सिस पर जो वो स्पिन कर रहा है उसमें कितना टाइम लगता है उसको चक्कर लगाने में, अपनी अपनी एक्सिस के अबाउट, और प्लस रिवॉल्व करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, सन के 25 अबाउट रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड कितना होता है। और से 365 डेज, जी 3, हाँ मतलब 365 डेज होगा ठीक, हाँ उसमें। हाँ ठीक है, मतलब जो भी है 365 डेज या जो भी आप कह रहे हो, या पॉइंट में कुछ और भी आता है, बट ठीक है 24 आवर्स इधर आप पक्का कहोगे। एक फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। यानी एंगुलर स्पीड की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा, एंगुलर स्पीड। और एंगुलर स्पीड के बाद एक और टर्म होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। कोई भी चीज अगर रोटेट या सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस को कैलकुलेट करें अगर, तो अगर हम स्पिन वाले की बात करते हैं, अर्थ का स्पिन, तो फिर हमारा आंसर आना क्या चाहिए। देखो ओमेगा क्या रखोगे, स्पिन वाले की बात करेंगे तो वहां पर रखोगे 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा टाइम पीरियड, और स्पिन वाला टाइम पीरियड 24 आवर्स का है, तो 24 इंटू आवर्स का है वो, सो 60 मिनट्स, और इंटू 60 कुल मिला के वो 86400 आता है ओमेगा स्क्वायर। और अर्थ का अपना रेडियस जो कि अराउंड 6400 किलोमीटर है, तो फिर ये 6400 किलोमीटर, यानी कि इसमें 3 जीरो और बढ़ा दो, मीटर हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर आर। अब आप इसकी वैल्यू है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा। आप में से जो लोग हैं तब तक कैलकुलेट करो, तब तक हम अगला स्टेप लिख रहे हैं। और जो अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है उसकी बात कर लो। सन के अबाउट जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो हम उसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई डिवाइडेड बाय वो 365 डेज है, तो 365 डेज और नंबर ऑफ सेकंड्स इन वन डे इक्वल टू 86400, इसका स्क्वायर। और ये रेडियस तो खैर बहुत ही ज्यादा है, मतलब अगर ये रेडियस की अगर आप बात करते हो अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की, स्मॉल आर, तो न जाने कितनी बड़ी रेडियस है ये। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ये आर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। जी 15,60,000 हाँ, मतलब किलोमीटर। वो तो खैर बड़ी डिस्टेंस है, उसको छोड़ दें, स्पिन वाले की बात करते हैं, बिकॉज सन से जो हमारा रिवॉल्यूशन चल रहा है वो एक सेपरेट इश्यू है। अर्थ जो अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रही है, वो जो आप आंसर निकाल रहे हो एक्सेलरेशन का, वो कितना बन रहा है स्पिन वाला, स्पिन वाली एक्सेलरेशन क्या बन रही है वो देखा जाए तो 4651। 4000 नहीं 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 सर, रुकिए, वो थोड़ा गलत हो गया सर। स्क्वायर भी है, ओमेगा का स्क्वायर भी है भाई, ये ध्यान रखना, ओमेगा का स्क्वायर भी है, मतलब 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60 का स्क्वायर भी करना है आपको, और बाद में 6400 इंटू 1000 ये सब करना है। सर मतलब ये न्यूटन के लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं वैलिड होते हैं। नहीं वैलिड होते भाई। सर 0.03 पॉइंट 033 3 मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचिए कितना बड़ा एक्सेलरेशन है ये, 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बड़ा एक्सेलरेशन है कि छोटा एक्सेलरेशन, जरा इसको इस बात से समझो। सपोज इतनी एक्सेलरेशन से आपकी बाइक चले, है ना, अभी आपको समझाता हूँ कि ये एक्सेलरेशन बड़ा है कि छोटा है। अगर इतनी एक्सेलरेशन से आपकी बाइक चले तो जीरो से, है ना, 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि 15 मीटर पर सेकंड में कितना टाइम चाहिए आपको। माइलेज जो पिकअप देखना, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आपको बाइक को लेनी है, तो आज जो बाइक आप लोग चलाते हैं वो मुश्किल से 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में पहुंच जाती है वहां तक। 5 सेकंड 6 सेकंड दीजिए, 60 की स्पीड पर आ जाती है 15 मीटर पर सेकंड पे। कोशिश करो जरा, 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर आपकी बाइक चले और आप काइनेमेटिक्स लगाओ v इक्वल टू यू प्लस 500 सेकंड्स तो आपको कितना टाइम चाहिए, 500 सेकंड, 500 सेकंड्स कितने मिनट हो गए सोचो, डिवाइड करो 60 से। 6 मिनट 8 8 मिनट लग रहे हैं आपकी बाइक को 55 किलोमीटर पर आवर पे जाने पे। जाओगे ऐसी बाइक पे? ऐसी बाइक चलाएगा कोई जिसको 8 मिनट लगते हैं 0 से 60 की स्पीड तक पहुंचने में? ना ना। कोई नहीं चलाएगा, इससे अच्छा पैदल चला जाएगा वो।
भैया दुनिया में आज ऐसी बाइक आ रही है जो 4 सेकंड पिकअप है, उनका 5 सेकंड का पिकअप है, तो आप अंदाजा लगा लो कितना ये कितनी स्लो बाइक है। यानी कि 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो एक्सेलरेशन है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थ इतना स्लो एक्सेलरेट हो रही है, इतना स्लो एक्सेलरेट हो रही है कि आप इससे तो अच्छा ये कहते हो कि इससे अच्छा तो तुम एक्सेलरेट हो ही ना। नहीं, आपके घर में कोई काम करे, अगर मान लो कोई किसी काम वाले को आपने रखा है, मेड आई है और एकदम धीरे 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 काम करे, तो क्या बोलते हैं, इससे अच्छा तो तू रहने दे, ये कहा जाता है ना। दैट मीन्स कि अर्थ की एक्सेलरेशन को इग्नोर किया जाता है। मतलब अगर आपसे वैसे पूछा है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस हो कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आप नॉन इनर्शियल। थ्योरी वाइज कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? नॉन इनर्शियल। राइट, थियोरेटिकली नॉन इनर्शियल कह देना। लेकिन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम अर्थ को इनर्शियल मान लेते हैं, न्यूमेरिकल के टाइम पर कहते हैं कि नहीं अर्थ तो इनर्शियल है। क्यों? उसका रीजन आपको मैंने बता दिया कि उसकी स्पिनिंग इतनी स्लो एक्सेलरेशन पर है कि आप उसको अवॉइड कर दीजिए, भूल जाइए, नेग्लेक्ट कर दो आप उसको। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इसलिए अर्थ को इनर्शियल कंसीडर किया गया है नहीं। मैं यहां पर क्लियर कर दूं, आप अभी फंस जाओगे। अर्थ इज नॉट नॉन इनर्शियल, सिंपल सा मेरे पॉइंट सुन लीजिए, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्टिल वी कंसीडर इट, कंसीडर करना और फर्क होता है एक्चुअल में, वी कंसीडर इट एज इनर्शियल फ्रेम ड्यू टू नेग्लेजिबल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ये आप इसका रीजन दे सकते हो। चलिए ये पॉइंट तो आ गया कि इसीलिए हम सारे ऑब्जर्वेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में रखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट पर आओ, कि बस इतना ही इंपॉर्टेंट, न्यूटन लॉ में पूरे चैप्टर का इतना ही है सिर्फ। सेकंड लॉ ये कहता है कि इफ यू मतलब ऑब्जर्वर, इफ यू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, देखिए हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हो सकती हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर ऑब्जेक्ट एट वेरिएबल वेलोसिटी। इतना ही तो हो सकता है। और क्या, और क्या, अगर आप किसी चलती हुई बॉडी को देखोगे तो ये तीन के अलावा और क्या दिखेगा आपको? या तो वो चल नहीं रहा होगा, चल रहा होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा होगा, या वेरिएबल वेलोसिटी चल रहा होगा। तो न्यूटन कहते हैं कि भाई अगर आपको पहली वाली चीज दिखती है, अगर आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखता है तो आप कह देना कि नेट फोर्स जीरो है। अगर आपको ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पे दिखता है तो भी कह देना कि नेट फोर्स जीरो है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट आपको वेरिएबल वेलोसिटी पे दिखता है तो आप कह देना कि नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है। ये न्यूटन लॉ को 2 पॉइंट्स में समराइज कर दीजिए न्यूमेरिकल करने के लिए। इसका मतलब कि सारी कहानी स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से, इसीलिए ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं इस चैप्टर में। ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वर की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जर्व कर कहां से रहे हैं, कौन सी जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करने पर अलग अलग चीजें दिखेंगी। हो सकता है कहीं से ऑब्जर्व करने पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, तो कहीं और से ऑब्जर्व करने पर वही ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी पर हो। लिफ्ट वाला एग्जांपल, बॉक्स को लिफ्ट में रखा है और लिफ्ट के अंदर से देखोगे तो बॉक्स रेस्ट पे दिख रहा है। सेम को अगर ग्राउंड से देख रहे हो तो वो फिर एक्सेलरेट दिखता है। तो पहले ये डिसाइड करो कि ऑब्जर्वर कहाँ रखना है। इस चैप्टर में हम ग्राउंड वाला लेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। बट इसके लिए मुझे ना आइडिया होना चाहिए ऑफ फोर्सेस। आपको आइडिया ऑफ फोर्स होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे कि फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। बिना फोर्सेस के आइडिया के कैसे करोगे? चैप्टर में करना क्या है ये तो आप समझ गए, लेकिन उसको करने के लिए आपको फोर्सेस के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। फोर्सेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी तभी कर पाओगे। तो अब हम जरा फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे कि कौन कौन से फोर्सेस की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग को डिस्कस करना होगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, है ना, इस तरीके की जो फोर्सेस होती हैं। अब आप यहाँ तक कुछ क्वेरी है तो पूछो पहले, फिर आगे डिस्कस करें, क्योंकि अब हम दूसरे पार्ट में चलने जा रहे हैं। न्यूटन लॉ को मैंने समझा दिया आपको कि न्यूटन लॉ में क्या कहा गया है, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो भी बता दिया कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे, करने का मतलब आप जब कुछ न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ चैप्टर के अंदर जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे आप, तो न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते
आपको ये डिसीजन ले लेना होगा कि इस न्यूमेरिकल में रेस्ट वाला केस है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, या वेरिएबल वेलोसिटी वाला केस है। ये न्यूमेरिकल को पढ़ते पढ़ते समझ जाना, और उसके आगे का स्टेप क्लियर है कि जो भी केस होगा अकॉर्डिंगली हम बढ़ जाएंगे आगे। मतलब न्यूटन लॉ आपको डायरेक्शन दे रहे कि तुमको क्या करना है, लेकिन डायरेक्शन देने के लिए क्या है, कहने के पहले देखो तो, पहले बॉडी को देखो तो कि वो कैसी है, जैसा दिखे उस हिसाब से चलो आगे। तुमको बॉडी चलती हुई नहीं दिख रही है तो जीरो कर, सारे फोर्स बैलेंस कर दो। जी ठीक है। तो फोर्सेस के बारे में देखो, सबसे पहला फोर्स जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं, फर्स्ट फोर्स, वो मोस्ट कॉमन है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फर्स्ट फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा, इसलिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हो आप, बेसिकली इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में और किसी मास को कंपेयर करें, कि मान लो हमारा अर्थ और मास उसका ME है, सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पर, और एयर में कोई एक पार्टिकल है मास m का, और इस पार्टिकल और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये हम स्मॉल r से डिनोट करें, तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये कहा गया है कि जो पार्टिकल है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये जो पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये न्यूटन लॉ में स्टेटमेंट दिया गया है आपको, और इसके फोर्स का एक फॉर्मूला भी दिया गया है ना। इसके फोर्स का फॉर्मूला भी दिया गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पार्टिकल पर लगता है वो कैपिटल G मास ऑफ अर्थ एंड द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद है, कूलम्स लॉ के सिमिलर होता है ये भी, G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर करके ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हो आप। और इसी में ये जो टर्म है ना GME अपॉन r स्क्वायर, इसी को हम लोग स्मॉल g से डिनोट करके कह देते हैं कि दिस इज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को आप स्मॉल g कह देते हो, और इसीलिए इस रिजल्ट को हम कभी कभी स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय g भी लिखते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं, मतलब F इक्वल टू mg लिखो चाहे G m1 m2 बाई r स्क्वायर लिखो, वो एक ही मतलब है, क्योंकि जो g है वो एक्चुअल में ये है, g इज इक्वल टू g कैपिटल M E अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इसी को हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा है, और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर एक और बात कहते हैं, कुछ लोग इसको बॉडी का वेट कहते हैं, ये बॉडी का वेट है। आप में से भी कई लोग यही तक कहते आ रहे होंगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी का वेट होता है। तो ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि बॉडी का वेट अलग चीज होती है और ग्रेविटी की फोर्स एक अलग चीज है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक रियल सिचुएशन है, और बॉडी का वेट आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में अपनी वेट का मेजरमेंट ले रहे हैं। आप अपने बॉडी का मेजरमेंट, आपकी बॉडी के वेट का मेजरमेंट इनसाइड लिफ्ट लेंगे तो अलग रीडिंग आएगी, आउटसाइड लिफ्ट लेंगे तो अलग रीडिंग आ जाएगी। सर रिएक्शन होता है बॉडी का वेट, तो वेट रिएक्शन। जी, मैं यही नहीं इसलिए बोला कि अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सब कंफ्यूजन हैं यार, सब अलग अलग बैकग्राउंड से पढ़ के आए ना यार, तो अभी इनको पहले क्लियर कर दे कि ऐसे कोई, मतलब क्योंकि हमारे साथ चलना है तो फिर आपको भाई कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। हाँ जी जी, नॉर्मल रिएक्शन। तो बॉडी का वेट से कंफ्यूज ना करना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ डिफरेंट थिंग, वेट ऑफ द बॉडी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरीके से अलग कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी हमारा एक लेक्चर है। तो ये जो वेट आप द बॉडी का दिखाते हो ना, ये एक्चुअल में रियल में, मतलब रियल में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी क्या डायरेक्शन होती है, तो बॉडी का वेट किस तरह दिखाते हैं। तो अगर कोई पर्सन मान लो अर्थ पर कहीं भी खड़ा है, मान लो यहाँ कहीं खड़ा है, तो आप इस बॉडी पर फोर्स किधर दिखाओगे। अगर 60 किलोग्राम का कोई पर्सन मान लो अर्थ के ऊपर है, तो आप इस बॉडी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को दिखाएंगे टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ दिखाइए। इसी को हम F इक्वल टू mg के नाम देते हैं, और जिसमें g की जगह पर आप ये भी कह सकते हो कि दिस g इज एक्चुअली g कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन, क्योंकि अब सरफेस के ऊपर हो तो हम रेडियस ऑफ अर्थ को यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल r उस मास में और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, मास और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो इसी को आप mg कहते हो, मतलब एक्चुअल में ये टुवर्ड सेंटर है।
लेकिन जब आप इसको ऑन पेपर दिखाते हो, पेपर के ऊपर, तो ऑन पेपर ये सिचुएशन थोड़ी अलग दिखाई जाती है। पेपर के ऊपर डायग्राम अलग तरीके से दिखता है। पेपर के ऊपर आप अर्थ को एक हॉरिजेंटल लाइन दिखाते हो, अर्थ को हॉरिजेंटल लाइन दिखाया जाता है, और पेपर के ऊपर पर्सन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो ऑन पेपर हम ग्रेविटी की फोर्स को दिखाने के लिए क्या करते हैं, डाउनवर्ड दिखाते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब जब आप ये कहते हो कि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, तो वो सही स्टेटमेंट थोड़ी है, सही स्टेटमेंट नहीं है। सही स्टेटमेंट ये है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है, बट पेपर पर आप उसको वर्टिकल दिखाते हो, क्योंकि पेपर पे अर्थ को आप हॉरिजेंटल लाइन दिखाते हो। मतलब एक्चुअली में जो अर्थ है ना, वो हम क्या दिखाते हैं, बता दें आपको। एक्चुअल में जहां पर आप खड़े होते हैं ना, वहां का टेंजेंट दिखाते हो। जो टेंजेंट होगा ना वहां पर, उस टेंजेंट को अर्थ मान के दिखाते हैं। ये इसको आप पेपर पे दिखाते हो। पेपर पे अर्थ का मतलब होता है टेंजेंट, जहां पर पर्सन है, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर यानी कि सेंटर की तरफ ग्रेविटी की फोर्स है। अब न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेंगे, तो फिर ग्रेविटी की फोर्स सिर्फ उस पार्टिकल पर ही नहीं लगेगी, उसका रिएक्शन अर्थ के ऊपर भी आएगा, यानी यहां पर भी ग्रेविटी की फोर्स आएगी ऑन द अर्थ। दोनों पे दिखाना पड़ेगा आपको। यही न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं कि फोर्स कभी भी इकलौता नहीं होता, पेयर में आता है, उसका जुड़वा जरूर होगा। तो अगर उस मास पर डाउनवर्ड फोर्स है तो अर्थ के ऊपर अपवर्ड फोर्स है, और यही एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन इसको बोल सकते हो। लेकिन हम लोग अर्थ वाली फोर्स कभी पिक्चर में दिखाते नहीं है, कभी डायग्राम में दिखाते नहीं हो अर्थ वाली फोर्स को, क्योंकि हमें अर्थ के मोशन में इंटरेस्ट नहीं होता। हमें इंटरेस्ट होता है उस पार्टिकल के मोशन में। हमारा 10 रुपए का कॉइन गिर गया तो मेरा इंटरेस्ट कॉइन में होगा कि अर्थ में होगा? भाई कॉइन को आप देखोगे ना, आपको अर्थ से तो कोई मतलब है नहीं कि अर्थ कहां जा रही है। चलिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसके अलावा एक और मैंने बड़ी चीज देखी है, पता नहीं आप में से किसी के साथ है या नहीं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्या करते हैं लोग, देखो इस तरीके से भी मैंने वर्किंग देखी है, मैंने ऐसे भी वर्किंग देखी है लोगों की। तो पता नहीं आप में से ऐसा तो कोई नहीं है ना, कि जब बॉडी इनक्लाइंड प्लेन पर चली जाती है तो एक बड़ा, मतलब मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, कि भाई टीचर से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग हजारों स्टूडेंट्स की वर्किंग देख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक बॉडी जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होती है तो वो ग्रेविटी की फोर्स जानते हो कैसे दिखाते हैं, वो इंक्लाइंड प्लेन की तरफ दिखा देते हैं। भाई इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सा दिखाओगे आप? क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाओगे? क्या ये सही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी? नो सर, नो सर। मतलब कुछ लोग हमने देखा है यार कि mg को इधर दिखाते हैं, भाई ये रॉन्ग है। आप बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखो चाहे कि किसी भी प्लेन पर रख दो, mg तो हमेशा वर्टिकल रहेगा। वर्टिकल का मतलब ये नहीं कि सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया ये पॉइंट यार? मैंने जस्ट बता दिया कि अगर हम में से कोई ऐसा है, हो सकता है, तो उसको क्लियर कर दे रहे हैं यार कि mg का डायरेक्शन ये सही है, वर्टिकल रखिएगा हमेशा, चाहे बॉडी कैसे भी सरफेस पर हो। अब नेक्स्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिस्कशन बाद में करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस पे आइए। तो ये मैंने जानबूझ के कुछ रियल पिक्चर्स बनाई हैं, कुछ रियल पिक्चर्स ली हैं जो आपके हमारे घरों में होती हैं, ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ। मतलब नॉर्मल पिक्चर तो बुक्स में मिल ही जाएगी तुम्हें, तो वो अमेजोन के डिब्बे हैं गिफ्ट के, ठीक है, अपनी दुकान, और बगल में एक कटोरा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो स्टडी टेबल वगैरह रखी हुई है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेसिकली आप यहाँ क्या दिखाते हो, सिंपल वे में अगर हम बात करें तो तीन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। पहला, ये कांटेक्ट फोर्स है, दैट मीन्स कि दो बॉडीज के फिजिकल कांटेक्ट की वजह से आएगा। दूसरा, ये दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे को पुश करेंगी। और तीसरा, डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। बस ये तीन बातें ध्यान रखिए आप, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। अब आप इन तीन पॉइंट्स को लो और पहले वाले फिगर में, ठीक है, आप इस लैंप के ऊपर फोर्स बताओ क्या बनेगा। ये जो लैंप है, टेबल लैंप,
इसे लैंप पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिखा दो, क्या दिखाओगे? टेबल की वजह से, टेबल की वजह से लैंप पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरफ दिखाएंगे? अब आपको आंसर देने हैं। तो पुश करेगा मतलब कि जो टेबल है वो लैंप को परपेंडिकुलरली पुश करेगा, तो किधर फोर्स लगा दें फिर? टेबल उस अपवर्ड इलेक्ट्रिक या फिर लैंप, परपेंडिकुलर? टेबल, हाँ टेबल इलेक्ट्रिक लैंप को पुश करेगा और वो डायरेक्शन है टेबल के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो फिर आप ऐसे दिखाओगे ऊपर की तरफ, इसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह दीजिए। ये इस टेबल का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। सो इसी को हम कह रहे हैं कि दिस इज अ पुश बाय टेबल ऑन द लैंप, पुश बाय टेबल ऑन लैंप, और इसी को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय द नॉर्मल रिएक्शन, एन से डिनोट करते हो इसको। लेकिन फोर्स अकेला नहीं होता भाई, ध्यान रखना है, फोर्स अकेला नहीं होता, वो हमेशा जुड़वा होता है। तो अगर ये नॉर्मल ऊपर है तो फिर एक नॉर्मल नीचे भी दिखाना पड़ेगा आपको। ऊपर है तो नीचे भी दिखाओ, एक नॉर्मल नीचे भी दिखाना पड़ेगा आपको। और ये कौन सा नॉर्मल होगा? इक्वल अपोजिट वाला कंसेप्ट, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये रिवर्स होगा, पलट करके पुश बाय लैंप होगा, किसके ऊपर? ऑन द टेबल, पुश बाय लैंप ऑन द टेबल, और ये सेम फोर्स होगा एन के बराबर। यही न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। वो बगल में जो बास्केट रखी है उस पर फोर्स क्या बनेगा दिखाओ जरा। बगल में जो बास्केट है उसके ऊपर फोर्स दिखाना हो तो सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं। बगल में जो बास्केट है उस पर भी ऐसे दिखा सकते हो आप, लैंप के अलावा बास्केट पर भी दिखा सकते हो। कुछ लोग नॉर्मल को और mg को एक्शन रिएक्शन मानते हैं कि नॉर्मल और mg जो है वो एक्शन रिएक्शन है। देखिए लैंप के ऊपर ग्रेविटी की भी फोर्स होगी, इस लैंप पर एक फोर्स नीचे की तरफ mg भी होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल होगा ये। तो क्या कह दे, क्या ये नॉर्मल और mg एक्शन एंड रिएक्शन है? क्या ये, क्या नॉर्मल को mg का रिएक्शन कह सकते हो? यस सर। अरे भाई नॉर्मल जो है, सुनना, नॉर्मल का नेचर समझो क्या है। फोर्स हमेशा दो कैटेगरी की होती है, या तो आप बॉडी को पुश कर सकते हो या बॉडी को पुल कर सकते हो। नॉर्मल किस कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है? पुल। अबे भैया पुश। क्या हो गया भाई? और जो ग्रेविटी की फोर्स होती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है, वो किस टाइप की फोर्स है? आप देखो ग्रेविटी की फोर्स कैसी है। जब ये अर्थ बॉडीज को पुल करती है तो ग्रेविटी एक पुलिंग फोर्स है, नॉर्मल पुलिंग फोर्स नहीं है, नॉर्मल जस्ट अपोजिट है। तो ये एक्शन रिएक्शन कैसे हो सकते हैं? ऐसा कब हो सकता है कि सर डायरेक्शन भी तो वेरी कर सकता है सर, नॉर्मल का। डायरेक्शन, सर एक मिनट रुको, ये कैसे हो सकता है कि एक्शन पुश में आ रहा हो और रिएक्शन पुल में आ रहा हो? ये कभी हो सकता है क्या? देखिए तो न्यूटन ने फोर्स, कोई नहीं, इम्पॉसिबल है यार। सुनो जो बच्चे, एक्शन रिएक्शन पेयर है उसका नेचर सेम होना चाहिए, मतलब जी जी दोनों हाँ वही, अट्रैक्टिव होने चाहिए या दोनों रिपल्सिव? हाँ मतलब अट्रैक्टिव रिपल्सिव छोड़ दो, आप ये वर्ड ध्यान रखो कि या तो दोनों पुश करें या दोनों पुल करें, उल्टा नहीं हो सकता कभी। सर इंक्लाइन प्लेन के एग्जांपल में तो मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना नॉर्मल का। तो बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के एग्जांपल में सर आपको तो मतलब अगर सरफेस के परपेंडिकुलर देखेंगे तो किसी एंगल पे वो आएगा mg के साथ, तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा। नहीं हो सकता, मतलब ये लोगों का मिसकंसेप्शन है, मैं बता रहा हूँ यार, कोई कई लोगों का है। तो मैं इसीलिए चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले ये सब पहले सफाई अभियान चल रहा है आपका, कि दिमाग में जो गंदगी है पहले वो सफाई हो उसकी। तो ये ध्यान रखना है, ग्रेविटी और नॉर्मल दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, कभी नहीं होता ये। मतलब कि n एंड mg आर नेवर एक्शन रिएक्शन पेयर, कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर लोग पूछते हैं नॉर्मल का रिएक्शन कौन है, तो वो मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है। नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल का रिएक्शन ग्रेविटी की फोर्स नहीं हो सकती। और अगर ऐसा होता है, जरा प्रीवियस एग्जांपल में आओ, देखो प्रीवियस एग्जांपल में अगर बॉडी हवा में है, बॉडी एयर में है, तो यहां तो कोई नॉर्मल लगेगा ही नहीं,
ये लगेगा? कोई बॉडी अगर हवा में है तो क्या नॉर्मल दिखाओगे उसके ऊपर? No, sir. कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट। हवा में हम किसको टच कर रहे हैं? तो वहां पर तो नॉर्मल नहीं है ग्रेविटी, लेकिन तब भी है। तो mg और n कैसे एक्शन रिएक्शन हो सकते हैं? एक है और एक नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। नॉर्मल का रिएक्शन हमेशा नॉर्मल के थ्रू आएगा, ग्रेविटी एक सेपरेट केस है। ग्रेविटी की रिएक्शन ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी की रिएक्शन ग्रेविटी। यहां डायग्राम देखो, अगर अर्थ मास को डाउनवर्ड पुल कर रही है तो वो मास अर्थ को अपवर्ड पुल कर रहा है, वो दोनों ग्रेविटी की एक फोर्स है। और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बॉक्स का एग्जांपल लिया, मल्टीपल बॉक्स का एग्जांपल, इसी पॉइंट को समझाने के लिए। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ मास में ही लगता है। जी नहीं, हम आप ये अब देखो, ये पॉइंट उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने क्या कहा था, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पॉइंट। तो पॉइंट मास में सेंटर ऑफ मास का कोई यूज ही नहीं होगा, इसलिए डाउट फिलहाल इस चैप्टर के लिए तो है नहीं। इसलिए मैं पहले बता दिया था कि सेंटर ऑफ मास की हम कोई बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। सर ठीक जो है, वेट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा कि mg होगा? वेट नॉर्मल को कहा जाता है, नॉर्मल को वेट कहते हैं। सर लेकिन जब बॉडी हवा में होती है तो वेट तो तब भी लगेगा ना। तो कहाँ लगता है, मतलब वेट लगना हो, देखिए भाई वेट लगता नहीं है, वेट को आप फील करते हो, महसूस करते हो। तो वो वेट आप जब तक वेइंग मशीन पे नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं लगेगा, हवा में रहने पर कहाँ वेट मालूम चलेगा, वो मास होता है। आप ग्रेविटी की फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, अपना वेट एक्सपीरियंस नहीं करते हो। वेट तो हम तब एक्सपीरियंस करेंगे जब किसी सरफेस पे खड़े हो जाएं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आना चाहिए वहां पर। जी सर। अभी पढ़ाएंगे बच्चे, कहीं नहीं परेशान हो, हालांकि वो लेक्चर अपलोडेड है, मतलब अभी 11th वालों को पढ़ाया है वो चीज, तो वेट उनको तो बता रखा है, अभी आपको भी बताएंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फटाफट ये मल्टीपल ब्लॉक वाले सिस्टम में देखा जाए यार जल्दी से, क्योंकि आज ये बेसिक्स खत्म कर रहे हैं आपको। देखिए होता क्या है कि मान लो अगर हमने इसको फ्लोर पे रखा है, तो सबसे जो ऊपर वाला बॉक्स है, आप ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठाए रहिएगा। सबसे अपर ब्लॉक पर नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है जी, सबसे अपर ब्लॉक पर। अगर हम थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम दिखाना चाहें तो ये सबसे अपर बॉक्स पे नॉर्मल ऊपर जाएगा और उस नॉर्मल का रिएक्शन लोअर बॉक्स पे आएगा। ऐसे दोनों बॉक्स एक दूसरे को पुश करेंगे, दोनों ही बॉक्स एक दूसरे को पुश करेंगे बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर आप इसको 1 नाम दे दें, इनके कुछ 1 2 3 कर दें, तो ये आप कह सकते हो कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 1 और 2 के बीच में लग रहा है, 1 2 है, और उसका रिएक्शन भी यहाँ पर N12 है। नॉर्मल का रिएक्शन है नॉर्मल, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर नॉर्मल लगाएंगी। मिडिल ब्लॉक के केस में जाओगे, मिडिल वाले ब्लॉक के लिए, तो लोअर ब्लॉक मिडिल ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल लगाएगा और मिडिल ब्लॉक लोअर ब्लॉक पर नीचे की तरफ। थोड़ा सा फिगर मैंने जानबूझ करके ऐसा चूज किया है कि आप विजुअलाइज करें इस चीज को, चीजों को विजुअलाइज करो। मैं नॉर्मल फिगर बना सकता था जो बुक्स में बनती है, बट उससे विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग कभी नहीं होगी। तो ये नॉर्मल 2 3 का और ये नॉर्मल भी 2 और 3 वाला। और उसके अलावा जिस फ्लोर पे रखा गया होगा, इसे कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना, किसी फ्लोर पे भी रखा होगा, तो जिस फ्लोर पे रखा होगा उस फ्लोर से लोअर ब्लॉक पर एक नॉर्मल आएगी N, और उसका रिएक्शन भी नीचे की तरफ आएगा, तो उसका रिएक्शन नॉर्मल नीचे की तरफ दिखाओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये नॉर्मल ऑन फ्लोर होता है, लेकिन हम लोग फ्लोर में इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि फ्लोर ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए। तो ये नॉर्मल से एक दूसरे पे लगेंगे। अब आप कहोगे ग्रेविटी की फोर्स कहाँ चली गई, तो ग्रेविटी की फोर्स कहीं नहीं गई, ग्रेविटी की फोर्स बॉडी के ऊपर ही रहेगी। मतलब कि अपर बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स जब दिखाएंगे, अपर बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स, तो आप डाउनवर्ड दिखाओ अपर बॉडी पर। मिडिल बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड दिखाओ, लोअर बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड दिखाइए। तो ये पहली बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स हम दिखाते हैं m1g, दूसरे बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स दिखाते हुए m2g, और तीसरे बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स दिखाते हो m3g। तो लोग ये भी सोचते हैं कि ऊपर वाले बॉडी का mg नीचे वाली बॉडी में क्यों नहीं ऐड कर दे रहे हो। तो वे एक बॉडी का वेट दूसरे बॉडी में कैसे ऐड कर दे? क्या एक बॉडी का फोर्स दूसरे बॉडी की फोर्स में ऐड कर दे? मतलब एक आदमी
कानपुर में एक ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हो, दूसरा आदमी लखनऊ में जाके दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हो, तो क्या ये दोनों पुलिंग फोर्स ऐड कर दोगे अगर हम अलग अलग बॉडी पर पुल कर रहे तो? नहीं सर। तो फिर M1G अर्थ की वजह से ऊपर वाली बॉडी का पुलिंग फोर्स है और M2G अर्थ की वजह से बीच वाली बॉडी का पुलिंग फोर्स है। तो अर्थ दो अलग अलग बॉडीज को खींच रही है, तो हम ऊपर वाले का वेट नीचे वाले में कैसे ऐड कर दें? mg उसका नीचे वाले में कैसे ऐड कर दोगे आप? इसीलिए कभी भी, और यही फ्री बॉडी डायग्राम्स बन रहा है आपका, ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल रियल फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। एक्चुअल में क्या होता है देखो, यहाँ न्यूटन लॉ लगाइए कि अगर ये सब कुछ रेस्ट पे है ना, तो होता क्या है, जहां से कंफ्यूजन का पॉइंट आपके सामने आने लगता है कि क्योंकि ये सब कुछ रेस्ट पे है, तो जरा चलते हैं न्यूटन के इस समराइज्ड वर्जन पे जो हमारा समरी था, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर सारे फोर्स बैलेंस कर दो, आप नेट फोर्स 0 कर दीजिए। कर दो। ऊपर वाली बॉडी पर क्या इक्वेशन बनेगी बताओ जरा, अपर बॉडी पर। अब आपके सामने बहुत क्लियर पिक्चर है, तो ऊपर वाली बॉडी पर क्या क्या फोर्स लग रही है? जो सबसे टॉप बॉडी है उस टॉप बॉडी पर फोर्सेस देखो आप, टॉप मोस्ट बॉडी N12 और mg। N12 और mg। तो आप लिखते हैं ना N12 की वैल्यू M1G के बराबर है। लोअर बॉडी पर क्या लग रहा है? सेकंड बॉडी पर, सेकंड बॉडी पर एक नॉर्मल नीचे वाले बॉडी की वजह से है, बड़े वाले बॉक्स की वजह से। अगर आप ध्यान दो तो सेकंड बॉडी के ऊपर एक N12 नीचे लग रहा है, N12 नीचे, एक N23 ऊपर और एक उसका mg नीचे। क्या बनेगी इक्वेशन अब यहाँ पर? N23 equal to N12 plus M2G। तो N23 इक्वल टू M2G प्लस N12। अब आप यहाँ N12 की वैल्यू पुट करो तो जाकर के ये बन जाता है M1 प्लस M2G। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के अंदर mg का अपीयरेंस दिखेगा आपको। ऐसे ही जब आप नॉर्मल बाय फ्लोर कैलकुलेट करेंगे थर्ड बॉडी के लिए जो फ्लोर के ऊपर रखी है, भाई कहीं ना कहीं तो रखे, जमीन पे तो रखेंगे ये सब चीजें। तो जब आप तीसरी बॉडी के लिए नॉर्मल निकालेंगे, फ्लोर वाले के लिए नॉर्मल, तो फ्लोर वाले का नॉर्मल जरा कैलकुलेट करना, वो एक्चुअल में तो क्या बनेगा? M3G प्लस ये N23, M3G प्लस N23। लेकिन आप N23 की जब वैल्यू रखोगे तो ये सॉल्व होकर के आ जाता है M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाय G। एक्चुअल में ये वर्किंग इस तरीके से चलती है। आई बात समझ में आपको यहां तक? यस यस सर। अब ये जो फिगर है इस पे ध्यान देना है। जानबूझ के हेमी स्फीयर का एग्जांपल लिया मैंने। ऑब्जेक्ट्स कई तरीके के होते हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपको हर तरीके के नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस दिखा देता हूँ, ताकि अब जब हम मेन चैप्टर में एंटर कर जाएंगे तब हमको ये छोटे छोटे पॉइंट्स का कंफ्यूजन ना रहे। मतलब ये कंफ्यूजन नहीं आने चाहिए उस टाइम पढ़ते वक्त कि यार ये नॉर्मल ऐसे क्यों हो गया, mg इसका रिएक्शन क्यों नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी बातें अभी आज क्लियर कर लो आप। हेमीस्फीयर को अगर हम फ्लोर के ऊपर रखते हैं तो क्या बनेगा यार? हेमीस्फीयर ऑन द फ्लोर है अगर मान लीजिए, तो क्या रिजल्ट बनेगा? फ्लोर के ऊपर अगर रखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाइए। हेमी स्फीयर के केसेस में या स्फेरिकल बॉडीज के केसेस में या सिलिंड्रिकल बॉडीज के केसेस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आप उस स्फीयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर से दिखाते हो। जो हेमी स्फीयर का केस आएगा उसमें अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना हो तो वो आप उस स्फीयर के या हेमी स्फीयर की सेंटर से पास होता हुआ दिखाएंगे, नॉर्मल ऐसे दिखाएंगे। पर ध्यान देना नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही आएगा, इसमें नॉर्मल दिखाएंगे प्लस ग्रेविटी की फोर्स दिखानी होगी तो ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हमको कोई यूज करना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हम बॉडी के साइज को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, पार्टिकल मानते हुए चल रहे हैं। ये अलग बात है कि नॉर्मल और mg बराबर है, ये जानते हो कंफ्यूजन का पॉइंट कहाँ से आता है? ये जो लैंप है, आप बताओ ये लैंप मोशन में है या फिर रेस्ट पे है? आपके घर में जो लैंप लगा है क्या वो चलता रहता है हर समय, या एक बार जहां रख दिया टेबल के ऊपर जिंदगी भर वहीं पड़ा रहेगा वो? बताओ। या अपने आप वहीं पड़ा रहेगा? आप वहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं कि अपने आप उठ करके दाएं होता रहेगा कोई। तो क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो आप फोर्स की बैलेंसिंग करते हो।
n को mg से बैलेंस कर देते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये एक्शन रिएक्शन हो गए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर ही होगी। सर समझ गया। क्यों नहीं होगी? देखो, मान लीजिए जिस फ्लोर पे आप हो, रोटेट करेगी जब बहुत। जी नहीं, जिस फ्लोर, रोटेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, जिस फ्लोर पे हो, अगर वो फ्लोर लिफ्ट का फ्लोर है और बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, आप पूरे लेक्चर को कनेक्ट करना, आज आप इस पूरे लेक्चर को कनेक्ट करना, मजा आ जाएगी आपको। फिर बता रहा हूं क्या कहा है आपसे, क्या कहा है आपको, सारी ऑब्जर्वेशन कहां से रखनी है अपनी, चेक करिए। मैंने आपसे भी बोला कि सारी ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से लीजिए, उसके बाद और ग्राउंड से देखने पर आपको क्या दिखता है उसके हिसाब से आप बताना कि फोर्स बैलेंस होना चाहिए या F इक्वल टू ma होना चाहिए। आंसर दो मेरे को अब जरा। अगर ये हेमीस्फीयर फ्लोर पे है और फ्लोर एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम अपना ऑब्जर्वर कहां बिठाएं? इस एक्सेलरेटिंग फ्लोर के ऊपर बिठा दें या ग्राउंड पे बिठाएं? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे। समझ गए ना आपको इस पूरे चैप्टर में कैसे चलना है? मैंने आपको सारे स्टेप क्लियर किए हैं। तो कैसे होगा, क्या क्या कंडीशन बनेगी बताओ जरा। ग्राउंड से देखने पर क्या दिखेगा मुझे? मैंने क्या कहा, आप सिर्फ फैसला इस बात का लो, आपको एक फैसला लेना है कि ग्राउंड से खड़े होने पर क्या वो बॉडी आपको रेस्ट पे दिख रही, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे दिख रही, या वेरिएबल एक्सेलरेशन पे दिख रही है। फैसला लो, बताओ क्या होगा इस केस में। अगर जमीन से खड़े होकर के देखा जाए तो हेमीस्फीयर क्या रेस्ट पे दिखेगा आपको? हो सर। कहाँ दिखेगा फिर? ऊपर मूव करता देखिए। सर ऊपर मूव करे दिखेगा। तो और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कि एक्सेलरेट होता हुआ? एक्सेलरेट। तो हम कह देंगे n माइनस एम जी बराबर ma। हम तो फिर थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ना, F इक्वल टू ma वाली, न्यूटन सेकंड लॉ, और n बराबर mg प्लस ma आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब आप में से कई लोग स्टूडेंट, हाँ जी सही, ये नॉर्मल और mg को ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास कराना क्यों जरूरी है? ये ऐसा जरूरी नहीं है नॉर्मल ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होगा, mg ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में देखेंगे कि mg लेकिन कहाँ। हम लोग तो पॉइंट मास मान रहे हैं, तो नॉर्मल कहीं से भी निकले। पॉइंट मास नहीं, ये यहाँ पर तो हम यूज कर ही नहीं रहे इसमें। देखो पहली बात तो ये हेमीस्फीयर वाला केस तो आएगा नहीं। पॉइंट मास आप मान के जरूर चल रहे हो, न्यूटन लॉ में इसको आप पॉइंट मास कंसिडर जरूर कर रहे हो, ठीक है जी। लेकिन फिर भी आप नॉर्मल की एक लोकेशन तो दिखाओगे ना। आप नॉर्मल कहीं से भी दिखा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इस चैप्टर में फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। जी सर। आप नॉर्मल राइट लेफ्ट करके दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वहां टॉर्क निकालना होता है। यस। नहीं नहीं सर, इसको ये नहीं कह सकते जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल, वो तो है ही नहीं। उनका कहना है कि क्या जरूरी है कि मैं सेंटर से ही दिखाऊं? मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप उसको राइट लेफ्ट शिफ्ट कर दो ना। अभी तो हम फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, मतलब कुछ बातें बड़े क्लियर करो। मैं कुछ और एग्जांपल लिए हैं। लेफ्ट वाली फिगर में नॉर्मल किधर दिखाओगे? जल्दी जल्दी आंसर देना है। लेफ्ट फिगर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, डाउनवर्ड। हेमीस्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पर है। ध्यान देना, आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करना है। आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास कर दीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस चैप्टर के लिए नहीं बता रहा हूँ यार, ये मैं आपको ना आगे के चैप्टर्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि फिर से नॉर्मल रिएक्शन तो पढ़ाएंगे नहीं अब। इस तरीके से दिखा, यहाँ पर देखो दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो स्फीयर, तो आराम से इसमें भी दिखा सकते हो। दोनों के ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्रॉस करते जाइए। इस ब्लैक वाले स्फीयर की ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्रॉस करिए और बड़े वाले के ज्योमेट्रिकल सेंटर से आइए, क्योंकि नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फॉर्म में आएगा। तो दोनों में आप एन दिखाओगे, एक एन इस पे भी दिखाएंगे, एक एन इस पे भी दिखाएंगे, दोनों पर एन नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन सर जी। सर पहले वाले केस में सर जो एन होगा वो सर ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, वो स्फीयर के परपेंडिकुलर होगा, स्फीयर के सेंटर से जाना चाहिए वो। एक्चुअली जानते हो क्या होगा ना, अगर आप ये रियल फिगर में मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे आप, देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर है। देखिए अगर एक टिल्टेड हेमीस्फीयर है और मान लो मैं यहाँ पर एक ए पॉइंट लूं और कह दूं कि ए पर मेरा कोई सरफेस है, तो क्या पॉइंट ए पर कोई सरफेस, आप इसको मैथ में जाओ,
अगर ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वहां पर सरफेस इन कांटेक्ट तो ऐसे बनेगा ना फिर यार। हेमीस्फीयर के लिए सरफेस इन कांटेक्ट तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप उसके किस पॉइंट को टच कर रहे हो। हेमीस्फीयर के जिस पॉइंट को कोई सरफेस टच करेगा उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लो और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाओ। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते नहीं हो किसी कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल? यस सर। समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? सर समझिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जो एन जो इस केस में बना हुआ है, वो जो एन वाली लाइन है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगी ना? नहीं होगी। वो आपको फिगर नहीं में लग होगी। रहा है लेकिन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी बता रहा हूँ, देखो आपको क्यों नहीं होगी। ये जेन्युइन डाउट है लेकिन क्यों नहीं होगी सुनो। यहां पर आप एक सिंगल पॉइंट पर कांटेक्ट हो ना, सिंगल कांटेक्ट पॉइंट है या नहीं है ये बताइए। यस सर। तो हेमीस्फीयर का सिंगल कांटेक्ट पॉइंट जब होगा तो ये ब्लू कलर की लाइन क्या उसका टेंजेंट नहीं होगी? होगी या नहीं होगी बताओ भाई। यस सर होगी। देखिए होगी आपको सर। आपकी कंफ्यूजन में बताता हूँ कंफ्यूजन क्यों है। आपको अलग डायग्राम दिखाता हूँ एक। इस डायग्राम को देखिएगा, ठीक है, सेपरेटली मैंने उसको अलग कर दिया। इसका डायग्राम देखो। हम कह रहे हैं कि वो फिगर में कंफ्यूजन क्यों है देखना। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज करो मैं इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ, तो पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम कोई सरफेस को रखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 की सरफेस पहली बात तो हॉरिजॉन्टल होगी ही नहीं, वो सरफेस ही टिल्टेड होगी। अगर आप स्फीयर को किसी सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हो तो ये लाइन तो थोड़ी सी तिरछी लाइन नहीं होगी? पांडे जी बताओ। यस सर। और इस तिरछी लाइन का परपेंडिकुलर लो। कंफ्यूजन कहां पर है बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि दिल और दिमाग अलग अलग बातें बोल रहे हैं इस टाइम पर। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हेमीस्फीयर की सेंटर से भी जा रहा है और इस टिल्टेड लाइन के परपेंडिकुलर भी है। टिल्टेड लाइन के परपेंडिकुलर है वो, मतलब अगर आप इसको ग्राउंड कहते हो तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ वायलेट कर रहे हैं। नहीं सर, वही कहने का मतलब है, जिस जिस सरफेस पे वो कांटेक्ट है उसके तो परपेंडिकुलर से ही पास होगी ना। बिल्कुल है, लेकिन वो पिक्चर ऐसी बनी है ना कि उसको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। सर तो वो जो टैंजेंट उस केस में ब्लू वाला बना है सर, वो गलत है सर? नहीं गलत नहीं है। सर एक्चुअली तो एक्चुअली क्या होगा बता दूं तुम्हें। एक्चुअली क्या होगा सुनो, गलत कुछ नहीं है। सर मैं बता रहा हूँ, रुको तो एक मिनट रुको, मैं सब बता देता हूँ यहाँ से। सर मैं ये देखिए कह रहा था कि अगर वो सेंटर से पास हो रही है और वो टैंजेंट को भी पास कर रही है तो सर वो 90 डिग्री होना चाहिए। बच्चा एक मेरी बात सर सुनो। हेमिस्फीयर मैं को सब और एक टिल्ट कर। नहीं नहीं मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ सुनो। हाँ हाँ, वो भी आप कह रहे हो, वो पॉइंट भी आपका सही है। मतलब जो कंफ्यूजन का पॉइंट है वो कुछ इस वजह से यस है सर। कि आप इसको थोड़ा सा और और टिल्ट टिल्ट। करेंगे तो टेढ़ा आएगा। हाँ नहीं नहीं, ये एक्चुअली होगा क्या, मतलब देखिए कंफ्यूजन क्या है कि अगर हमारा ग्राउंड इस हेमीस्फीयर को कहीं पर भी टच कर रहा होगा सिंगल पॉइंट पर, तो वो सिंगल पॉइंट कहां पर होगा जानते हो? अगर हम किसी पॉइंट पर मान लो टच करना चाह रहे हैं इसको ग्राउंड के थ्रू, तो वो टचिंग पॉइंट कुछ ऐसा होगा यार, बोलो। एक्चुअल में होगा क्या कि वो हेमीस्फीयर अपने आप को एडजस्ट ही ऐसा करेगा, अपने आप को वो एडजस्ट ही इस तरीके से कर लेगा कि इस कांटेक्ट पॉइंट पर जब आप परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो वो ऊपर पास होगी। अगर अगर मान लो ग्राउंड पे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हेमीस्फीयर अपने आप को रोटेट करता रहेगा तब तक, यानी अपने आप को उसका एंगल इस तरीके से एडजस्ट होगा कि आपका ये नॉर्मल ऑटोमेटिकली दोनों के सेंटर से पास हो जाए, अदरवाइज वो रेस्ट पर रह ही नहीं सकता। पांडे जी पॉइंट क्लियर हो गया आपका? यस सर। तो अब क्या परपेंडिकुलर होगा, बस पूछ रहा हूँ। देखिए अगर आप एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हेमीस्फीयर को रखे हो, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस में, अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हेमीस्फीयर है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एकदम ऊपर आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिल्कुल ऊपर। और अगर जैसे यहां पर मेरा दूसरा डायग्राम देखो, अगर हमारा कांटेक्ट पॉइंट और सेंटर एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जैसे कि जो कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर तुम देख रहे हो, अगर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचो कांटेक्ट पॉइंट से वर्टिकल लाइन, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर इस वर्टिकल लाइन पे तो है नहीं। नहीं यार समझे? सर आ रहा है।
आ मतलब गया सर। डिपेंड करता है कि सरफेस क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्फीयर की सरफेस और जिस सरफेस पर स्फीयर रखा है दोनों के 90 डिग्री पर होगा नॉर्मल। जैसे मान लीजिए हम कोई और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लें, हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर कांटेक्ट है, तो वहां कांटेक्ट होगा तो वहां कोई सरफेस भी तो होगी भाई। कांटेक्ट किसके साथ है? किसी सरफेस के साथ होना चाहिए, तो सरफेस कुछ ऐसी होगी। बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई, यस समझ सर, में आ रहा है चीज? यस सर, यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर नॉर्मल जब दिखाएंगे तो वो स्फीयर की सेंटर से भी जाएगा और वो जिस सरफेस पर आप खड़े हो उसके भी 90 डिग्री पर है, तो कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं है हमारे पास। ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर इधर भी 90 डिग्री बन रहा है और स्फीयर के सेंटर से भी जा रहे हैं। अब क्लियर हो जाएगा आपको? एक्चुअली अलग अलग सर कॉन्टेक्ट मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो कि नहीं हो। होगा यार, होगा होगा। जानते हो कंफ्यूजन कहां पर है आपको? कंफ्यूजन का पॉइंट बता दूं कहां पर है, देखो। कंफ्यूजन का पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है, एक अलग डायग्राम देख लो। आपको कंफ्यूजन का पॉइंट इसलिए लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा ग्राउंड बिल्कुल सीधा हो, है ना, ऐसा आपको लग रहा है ना, ये तो कह रहे हो। और यस सर, सेंटर पॉइंट कुछ ऐसे हो तो हमको कोई तिरछी लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे। यही आपका डाउट है? यस सर। तो मैं कह रहा हूँ कि इस केस में ये जो बॉटम लाइन आपने बनाई है जहां पर मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, इट कैन नॉट बी टेंजेंट। कोई हो ही नहीं सकता टेंजेंट ऐसा। आप यस उल्टा, सर, अब समझिए, अब समझिए। यानी ऐसा सरफेस ही पॉसिबल नहीं। समझ गए यस आपको? सर, यस सर, यस। हाँ, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो होएगी नहीं कभी। जब होएगी नहीं तो उसमें क्या हम बात कर ले फिर? उसमें उसमें डाउट तो आना ही आपको। समझ गए भाई आप? यस सर, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट पे हमने थोड़ा सा और एग्जांपल लिया है जल्दी से। ये लेफ्ट साइड के फिगर पे नॉर्मल दिखा सकते हो, वो एक कॉमन है मेरे। ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं आगे आने वाले हैं, तो ये छोटे वाले स्फीयर पे नॉर्मल हम दिखाएंगे तो ऐसे सेंटर की तरफ दिखाएंगे छोटे वाले पे, और उसका रिएक्शन बड़े वाले पे दिखाएंगे बाहर की तरफ। इस तरीके से आप नॉर्मल्स दिखा सकते हो, एन इधर और एन इधर। लैडर का एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। एक लैडर हमारा वॉल के ऊपर है और फ्लोर के ऊपर है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो फ्लोर वाले पॉइंट्स होंगे, जहां फ्लोर वाले पॉइंट्स हैं वहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम फ्लोर के परपेंडिकुलर दिखाएंगे, यानी कि वर्टिकली ऊपर की तरफ ऐसे। और जो वॉल वाला पॉइंट है हम उसके वॉल के परपेंडिकुलर नॉर्मल दिखाएंगे, ये जो दीवार है उसके परपेंडिकुलर ऐसे, इस तरीके से नॉर्मल दिखाते हैं। और आज बच्चा 1 मिनट, मैं ये फिगर समझा दूं। ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हो तो आपके क्वेश्चंस में यही फिगर ऐसे होती है। जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो न्यूमेरिकल करते वक्त आपको फिगर्स ऐसे दिखती हैं। तो होता क्या है कि हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते। हमारी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम विजुअलाइज नहीं करते चीजों को, तो उस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो मैंने कोशिश ये की है कि 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन को मिला करके डायग्राम बनाऊं। तो फ्लोर एंड वॉल का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें नॉर्मल ऐसे दिखाते हो, फ्लोर वाली नॉर्मल आप ऐसे दिखाते हो, नॉर्मल बाय फ्लोर ऐसे दिखा देते हो एंड, और एक नॉर्मल इसे वॉल से दिखाते हो इस तरीके से। अगर आपको डायग्राम्स याद हो कि नॉर्मल वॉल के थ्रू, नॉर्मल फ्लोर के थ्रू, याद आ रहा कुछ ऐसे पिक्चर्स कभी किए हो आपने लैडर वगैरह के? यस यस सर, सर। यस सर। तो यही ऊपर 3 डायमेंशन फिगर है। एक्चुअल में नॉर्मल 2 जगह लगता है, क्योंकि लैडर के 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ये। सीढ़ी सिंगल डंडी तो होगी नहीं कि चढ़ जाओगे, वो पोल तो है नहीं कि पोल पे चढ़ना है। तो एक्चुअल में बॉटम पर भी 2 नॉर्मल्स होते हैं और टॉप पर भी 2 नॉर्मल्स होते हैं, लेकिन हम उनको कलेक्टिवली दिखाते हैं। हम उसको एनएफ कलेक्टिवली दिखाते हैं और एन वॉल भी कलेक्टिव दिखाते हैं, दोनों को मिला करके दिखाते हैं 2 डायमेंशन के अंदर। यस सर। ठीक। और कभी कभी लैडर जो है वो दीवार से बाहर निकल जाती है। थर्ड डायग्राम देखो, जो वॉल है वो छोटी छोटी दीवार रह गई और लैडर बड़ी है,
तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दीवार की एज होती है ना, ऊपर वॉल की एज, ऊपर जो है दीवार की एज, आप उस एज को टच करते हो। यहाँ पर क्या है, लैडर एज को नहीं टच कर रहा, लैडर दीवार की सरफेस को टच कर रहा है। यहाँ पर आप लैडर वॉल की एज को टच करेगा और नीचे फ्लोर को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप इस तरीके से दिखा देना। इन केसेस में नॉर्मल दिखाने के लिए फ्लोर के परपेंडिकुलर, अब मैं एक दिखा रहा हूं, हालांकि ये दो होंगे, फिर बोल रहा हूं आपसे दो होंगे, लेकिन आप एक दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिला करके। लेकिन ऊपर जब दिखाएंगे ना एज वाले पे, तो यहां थोड़ा सा थ्योरी अलग है। यहां आप एज के परपेंडिकुलर दिखाते हो, जो नॉर्मल दिखाते हो वो परपेंडिकुलर टू एज, परपेंडिकुलर टू लैडर, यानी ये एंगल 90 दिखाओगे आप लैडर के साथ जो बनेगा, और यहां पर ये एंगल 90 बनेगा। मतलब इसको 2 डायमेंशनल फिगर में देखना चाहते हो अगर, जो किताब के अंदर बन के आता है, तो वो भी दिखा सकते हैं। अगर आप 2 डायमेंशनल फिगर में इसको देखना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। सर लेकिन पिछले वाले में तो NW और NF परपेंडिकुलर होंगे ना? तो बच्चा ये डिपेंड करता है कांटेक्ट कैसे हो रहा है। हाँ सर। हम दीवार को पार करके जा रहे हैं कि दीवार के ऊपर है, अभी इसके ऊपर डिपेंड करता है लैडर के क्वेश्चंस पे। जी सर। हाँ, तो ये सेकंड वाली फिगर है, इसमें जब नॉर्मल दिखाएंगे ना, तो फ्लोर वाली नॉर्मल तो आप सीधा दिखाओ, लेकिन दीवार वाली नॉर्मल ऐसे दिखाएंगे, परपेंडिकुलर टू लैडर। यही फर्क, यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि वॉल का नॉर्मल ऐसे जाएगा और फ्लोर का नॉर्मल ऐसे जाएगा। क्योंकि अब आप देखिए, अब आप वॉल को टच नहीं कर रहे हैं, उसकी एज को टच कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट किसके साथ किया आपने? कॉन्टेक्ट किसके साथ किया है? क्या दीवार से किया है कि दीवार की एज को टच किया है? भाई बता रहा, फिगर 1, फिगर 2 और थर्ड फिगर में किसके बीच में कांटेक्ट हुआ है? देखिए, सरफेस इन कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। तो सरफेस कौन है यहां पर, बता दो जरा। क्या वॉल को टच कर रहे हो? वॉल इज सरफेस मानता हूं, लेकिन क्या सरफेस को टच किया है आपने, या उसके एज को टच किया है? तो एज को टच किया है। तो फिर सरफेस कौन हुआ? तो एज एज सरफेस नहीं होता, एज एक लाइन होता है। सरफेस ये लैडर हुआ, लैडर जो लकड़ी लगाई है, ये लैडर, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लेके जा रहा हूं उसके ऊपर। ये जो लैडर की डंडी है ना, ये सरफेस हुई, ये लैडर की डंडी, ये सरफेस हुआ। तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल दिखाया जा रहा है। नहीं है भाई, क्लियर नहीं है भाई। हाँ, इसलिए वो कंफ्यूजन के पॉइंट्स हैं आखिरी वाले। सर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो नॉर्मल तो एक ही दिखाएंगे ना? तो एक ही दिखा, एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको दिखा तो दिया कि ये जो बॉटम वाले फिगर है, जो लाइन लाइन दिखाई है, ये आपको यूजुअली तो आपको बुक्स वगैरह में तो यही मिलती है ना, इस टाइप की फिगर। ऊपर के इस तरीके की 3 डायमेंशनल फिगर थोड़ी आती है किताब में। बट वो मेंटल इमेजिनेशन के लिए है आपके, कि दिमाग में वो सीन क्रिएट होने लगे आपके। मैकेनिक्स में अगर आप रियल लाइफ में उसका सीन क्रिएट नहीं कर पा रहे हो ना, तो प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे फिर। देखो, मैंने जानबूझ करके यहाँ पर आपका स्टडी टेबल दिया, लैंप लिया, सो दैट कि आप नॉर्मल को इमेजिन कर पाए। ये 3 बॉक्स रखे हैं मैंने जानबूझ करके, वो हेमिस्फीयर रखा है किचन के अंदर वाला, मैं जानबूझ करके आपके आसपास की चीजों को मैंने यूज किया है, सो दैट कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप अपने आसपास की चीजों से उसको रिलेट करना स्टार्ट कर दो। और मैकेनिक्स में जितना आप अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से रिलेट कर दोगे चीजों को, वो सब आसान हो जाएगा हमेशा के लिए, इजी हो जाएगा टॉपिक आपके लिए। सर कोई पूछे अगर उस लैडर में कितने नॉर्मल लग रहे हैं रियल लाइफ में, तो बता तो दिया आपको कि 2 लग रहे हैं, 2 जगह कांटेक्ट है, 2 नॉर्मल ऊपर, 2 नॉर्मल नीचे, लेकिन वो हम इनको कलेक्टिव दिखाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ लगेंगे 2, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, ये सब इस चैप्टर में कोई नहीं पूछेगा। ये सब तो कब पूछा जाता है, जब आप टॉर्क वर्क पढ़ेंगे तब, रोटेशनल मैकेनिक्स में। सर सर डाउट पूछ लो सर। आप पूछो, नहीं पूछो सर क्वेश्चन आया था कि अर्थ के सरफेस के मतलब हाइट दी थी एक h = r/2, उधर पे ग्रेविटी थी